इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। टोटल छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट को हम 8 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें सारे 69 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में दैट इज पार्ट 1 में हम सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 को कवर करने वाले हैं। सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 चैप्टर 1 के अंडर आता है, और जो सेक्शन नंबर 2 है जिसमें डेफिनेशंस के बारे में बताया है, उसमें 19 डेफिनेशंस के बारे में बताया है। वो सारी डेफिनेशन को इस पर्टिकुलर पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम वेणुगोपाल जोशी है। यू कैन ऑल्सो कॉल मी वीजी सर। मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है, एलएलएम किया है एचएनएलयू से, ऑल इंडिया रैंक 329 सिक्योर किया है क्लैट पीजी के 2020 एग्जामिनेशन में, और मैं यूजीसी नेट लॉ भी क्वालिफाइड हूं। छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो एक बात तो बहुत ज्यादा क्लियर होती है कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाता है। और स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहे हैं। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। मान लेते हैं कि आपको किसी एक अननोन इंसान से मिलना है एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाके, तो आप कैसे उस इंसान से मिल सकते हैं? आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को जानेंगे, फिर एरिया को जानेंगे, फिर उसके घर पे जाएंगे और उस इंसान से मिलेंगे। इसी तरीके से चीजों को कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं सेक्शन का नाम। कैसे? तो सबसे पहले आपको उस एक्ट का नाम पता होना चाहिए जिस एक्ट में आप सर्च करने वाले हैं। वो तो बहुत आसान है, डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा रहता है कि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में आप बताइए। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन तक अब हम कैसे पहुंचेंगे? तो हमें एक्ट का नाम तो पता चल गया, जैसे कि हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है। उसके बाद वो सेक्शन किस रेंज के अंडर फॉल करता है हमें ये पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको चैप्टर का नाम और उसकी रेंज बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद हो। जब ये स्टेप क्लियर हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप में हम उस पर्टिकुलर सेक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस मेथड का सबसे अच्छी बात यह है कि जब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो हो सकता है उस रेंज में भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो 1 या 2 ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि उस रेंज के बाहर के हैं। मान लेते हैं कि आपसे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का कोई पॉइंट पूछा गया है, लेकिन रेंज में इस रेंज का भी आपको ऑप्शन दिया गया है, इस रेंज के 2 ऑप्शन दिया गया है, और इस रेंज का 1 ऑप्शन दिया गया है, और एक नन ऑफ द अबव है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपकी रेंज बहुत अच्छे से क्लियर है तो। सो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें चैप्टर का नाम और उसकी रेंज बहुत अच्छे से याद हो। बहुत अच्छे से याद हो का मेरा मतलब है कि आप कोई भी समय पर बिना बुक की मदद के एटलीस्ट चैप्टर का नाम और रेंज याद रख सकें। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में टोटल 9 चैप्टर है और 69 सेक्शंस है और 2 शेड्यूल्स है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब 9 चैप्टर्स का क्या आप बिना देखे बुक को नाम याद रिकॉल कर पा रहे हैं और उसकी रेंज याद कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको ये पर्टिकुलर स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में फिर आप एक एक रेंज के पूरे सेक्शंस को रिवाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही आप स्टेप 1 में आपने चैप्टर्स के नाम याद कर लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे चैप्टर्स के नाम याद कर लिए, अब आप चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी को लेंगे और उसके 6 सेक्शंस को याद करेंगे कि यस, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में टोटल 9 सेक्शंस थे, 9 चैप्टर्स थे, और 9 चैप्टर में पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी से डील करता था, और प्रिलिमिनरी के अंदर 6 सेक्शन आते हैं, और ये रहे 6 सेक्शन, सेक्शन 1 2 3 4 5 6। ऐसे जब आप याद करते हैं तो आपको सारे सेक्शंस याद हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो मेमोरी को लिंक करके याद रखता है। हेंस आपको भी ये सारी चीजों को एक दूसरे से लिंक करके याद रखना है, तो पूरी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी, और इस तरीके से आप ये सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग स्पेशल ऑफर
छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2024 के लिए आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन की जर्नी में मैंने छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज, 5 लोकल लॉज और अपडेटेड टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग स्पेशल और एक्सक्लूसिव कोर्स लाया है। जो कोर्सेज बहुत ही हाई प्राइस पर अवेलेबल है मार्केट में, उसे बहुत लो प्राइस पर मैंने देने का कोशिश किया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। और ये कोर्सेज की इंडिविजुअल प्राइसिंग कुछ इस तरीके के हैं, लाइक छत्तीसगढ़ का जीके अभी ऑफर प्राइस पर आपको 2999 पे मिल जाएगा, प्लस लोकल लॉज जो है वो भी 2999 पे मिल जाएगा और अपडेटेड टेस्ट सीरीज आपको 1499 पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 20 अगस्त तक के अगर आप ये कोर्स को परचेस करते हैं और तीनों ही कोर्सेज को परचेस करते हैं तो ये तीनों कोर्सेज आपको बंडल कोर्सेज के रूप में जस्ट 4999 के एक्सक्लूसिव प्राइस पर और बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइसिंग एंड द कोर्स डिटेल। अगर इसके अलावा आपको कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8085696192। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां जाकर आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, वहां से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ ही समय में जो हमारा ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर भी लाइव हो जाएगा, तो आप ऐप को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हर कोर्स कैसा होगा, कितना डिटेल में और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने एक्सक्लूसिव बनाई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा टेस्ट सीरीज किस तरीके से होगी, जनरल नॉलेज को किस तरीके से कवर कराया जाएगा और 5 लोकल लॉज जो है उसे किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। और क्वालिटी अगर आपको चेक करना होगा हमारे पढ़ाने की तो जो अवेलेबल डेमो लेक्चर्स है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप देख सकते हैं, उससे आपको हमारी क्वालिटी का भी अंदाजा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द एक्साइज लॉ इन छत्तीसगढ़। इसका मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ एक्साइज लॉ बनाने से पहले जितने भी प्रोविजंस जो अलग अलग एक्ट्स में एक्साइज से डील करते थे उस सब एक्ट्स प्रोविजंस को एक साथ कंसोलिडेट कर दिया गया है इस एक्ट में, और टाइम के साथ चीजें जो चेंज होती है उसको एनकाउंटर करने के लिए अमेंड वर्ड का यूज किया गया है। और आपने बहुत सारे एक्ट में देखा होगा टू कंसोलिडेट एंड अमेंड एक पर्टिकुलर एक्ट, तो उसका यही मतलब होता है कि जो अलग अलग प्रोविजंस एक पर्टिकुलर चीज से जो डील करते थे अब वो अलग अलग डील करते थे, इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, तो वो सारे प्रोविजंस को एक एक्ट बना के उसे कंपाइल कर दो जिससे जो गवर्नेंस है वो इजी हो सके। तो आई होप आपको इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। आइए इसके प्रीएम्बल को समझते हैं। वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ इन छत्तीसगढ़ रिलेटिंग टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजीशन, ये 6 नाम आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। तो कैसे इसे याद रखें, तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ये आपको तीनों याद हो गया क्योंकि ये एक जैसे सेंस के नाम हैं। और मैन्युफैक्चर, सेल और पोजीशन को आप याद रख सकते हैं कि कोई भी दारू सबसे पहले मैन्युफैक्चर होगी, उसके बाद उसको सेल्स किया जाएगा और जब वो सेल कर देंगे तो किसी के पास वो पोजीशन में चले जाएगी वो दारू। तो इस तरीके से आप मैन्युफैक्चर, सेल और पोजीशन को याद रख सकते हैं। ये 6 नाम आपको कंटिन्यूअसली और सीक्वेंस में भी याद होए तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी नाम को हटा के फिलिंग द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अब इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का क्या मतलब है, तो लिकर जो है वो सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर 13 में डिफाइंड है। इंटॉक्सिकेंट वर्ड को सेक्शन नंबर 2 के 11 के ए वाले क्लॉज में डिफाइन किया गया है और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 12 में डिफाइन किया गया है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। और उस समय में क्योंकि ये एक्ट 1915 का बनाया गया है तो इस समय पर जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था उसके तहत कोई भी एक्ट बनाने से पहले प्रीवियस सैंक्शन लगता था गवर्नर जनरल का। तो यहाँ पे वो बात बताई गई है कि वो जो प्रीवियस सैंक्शन लगता था गवर्नर जनरल का वो भी फुलफिल कर दिया गया है और जो सैंक्शन था गवर्नर जनरल का वो ले चुका गया है। आई होप आपको इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
Whereas it is expedient to consolidate and amend the law in Chhattisgarh relating to import, export, manufacture, sale, possession, license of intoxicating liquor and drug. अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है. टेक योर टाइम. ओके, सो जो लाइसेंस वर्ड था वो इसके प्रीएम्बल में नहीं लिखा गया था और ये वर्ड को मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था. आपको मैंने पहले ही बताया था इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट को आप एक सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स और सिमिलर सेंस वाले वर्ड के जैसे याद रख सकते हैं. और पहले दारू मैन्युफैक्चर होगी, फिर दारू को बेचा जाएगा और फिर वो किसी के पोजीशन में जाएगी. हेंस मैन्युफैक्चर, सेल और पोजीशन को भी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 6 इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करा हुआ है. आपको सारी रेंज भी साथ साथ में रिवाइज करते जाना है. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में सेक्शन 1 बताता है, जिसे इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915. ये कहां पर एक्सटेंट होता है, तो होल स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में. ये कब लागू हुआ था, तो कमेंसमेंट कब से हुआ था, तो 1 जनवरी 1959 से. ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए. डेफिनेशन, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट. इसका मतलब होता है जब तक कोई और बात नहीं कही गई हो, ये जो सारी डेफिनेशंस की मीनिंग जो बताई गई है आपको एज इट इज कंसिडर करना है. और अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन डिफरेंट बात बोलता है तो उस सेक्शन की बात आप मान लेना. यही कहता है ये पर्टिकुलर वर्ड्स. आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा. सेक्शन 2 क्लॉज 1 एजेंसी के बारे में बताता है. एजेंसी का मतलब ऐसी फर्म जो कि रजिस्टर हो चुकी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, ये सारी चीजें एजेंसी के अंडर आ जाएगी. और ये जो एजेंसी की डेफिनेशन है वो अभी अमेंड हुई थी छत्तीसगढ़ एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के हिसाब से विद इफेक्ट फ्रॉम 21/4/2020. मींस 21 अप्रैल 2020 को इसे छत्तीसगढ़ के राज्यपत्र में पब्लिश किया गया था और इस दिन से ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है वो लागू आया था. तो सर आप हमें अमेंडमेंट बार बार क्यों बताते हो? सिर्फ आपको अमेंडमेंट्स की डेट्स याद रखना है कि कौन सा प्रोविजन कौन से अमेंडमेंट की डेट से आया था, क्योंकि आजकल के ट्रेंड में छत्तीसगढ़ के पेपर में अमेंडमेंट की डेट्स भी पूछी जा रही है. हेंस आपको ये सारी चीजों को याद रखना है. सेक्शन 2(1)(a) बियर के बारे में बताता है. बियर इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पाउडर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स. और जितने भी प्रकार की फर्मेंटेड लिकर्स है यूजुअली मेड फ्रॉम माल्ट. अब सब चीजों का नाम तो लिख नहीं सकते, इस वजह से इसे इंक्लूसिव डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है. सर इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है? इंक्लूसिव डेफिनेशन में एडजस्टम जेनरिस का रूल अप्लाई होता है, मतलब ऑफ सेम नेचर एंड सेम काइंड. अब बियर के बहुत सारे टाइप्स होते होंगे, तो सारे टाइप्स को हम नहीं लिख सकते, लेकिन हम इंटेंशन, लेजिस्लेटिव इंटेंट को शो करने के लिए हम ये बता देते हैं कि इसमें इस तरीके की चीजें आती है. तो कल को अगर जाके डिस्प्यूट हो तो कोर्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट को इंटरप्रेट कर सके रूल ऑफ एडजस्टम जेनरिस के हिसाब से. और ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. और एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, जहां पे पर्टिकुलर इंक्लूड शब्द नहीं होता, इट मींस एक्स वाई जेड. तो वो पर्टिकुलर वर्ड का मतलब सिर्फ एक्स वाई या जेड ही होगा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में. और जितनी भी इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है वो नॉन एग्जॉस्टिव नेचर की होती है. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. बाकी माल्ट क्या होता है, तो माल्ट एक स्पेसिफिकली ग्रेन होता है जिसे बियर बनाने के लिए हम यूज करते हैं. एल क्या होता है, तो ऐसी बियर जिसमें बबल्स नहीं होते वो एल होती है. स्टाउट क्या होता है, ये भी बिना बबल वाली बियर होती है जो कि बहुत ज्यादा डार्क होती है. और पॉर्टर क्या होता है, तो पॉर्टर जो होती है वो आप सिंपली मान सकते हो ब्राउन बियर होती है. मैं आपको बस बेसिकली ये चीजों का मतलब बता रहा था जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि बियर की डेफिनेशन में बियर से ही संबंधित जितनी भी ड्रिंक्स होती है उसे इंक्लूड किया गया है. ओके, और ये पर्टिकुलर सेक्शन 2020 के अमेंडमेंट से आया था. और 2020 का अमेंडमेंट कब पब्लिश हुआ था राज्यपत्र में, तो 21/4/2020.
21 अप्रैल 2020 की डेट को पब्लिश हुआ था। ओके, तो ये एक्ट कब आया था ये आपको बताना है, और कौन सी डेट को जो 2020 का अमेंडमेंट है वो पब्लिश हुआ था ये भी आपको बताना है। टेक योर टाइम। ओके, सो दिस एक्ट was came into force on 1st जनवरी 1959 और छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में 2020 का जो अमेंडमेंट है वो 21/4/2020 को पब्लिश हुआ था। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में बॉटल को डिफाइन किया गया है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं जहां पर छत्तीसगढ़ ने लॉ बनाकर ये प्रोहिबिट कर दिया है कि एक पर्सन ट्रैवल करते समय 2 बॉटल से ज्यादा दारू को कैरी नहीं कर सकता। लेकिन एक जो पर्सन है वो दिमाग वाला निकला, उसने क्या किया कि बॉटल्स को 10 बॉटल दारू को एक कंटेनर में खाली कर लिया और उस कंटेनर के साथ वो ट्रैवल करने लगा। तो यहाँ पे अगर ये डेफिनेशन नहीं दी होती तो आप उस पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो लॉ का कंप्लायंस कर रहा है। उसको आपने बॉटल में दारू को कैरी करने से मना किया था और वो कंटेनर में कर रहा है। लेकिन लॉ बनाने वाले लोग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, उनको पता है इस तरीके से लोग लॉ का मिसयूज कर सकते हैं। हेंस उन्होंने बॉटल को बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया है, जिसका मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ लिकर फ्रॉम कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल, जार, फ्लास्क और अदर सिमिलर रिसेप्टेबल फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड बॉटलिंग इंक्लूड्स रीबॉटलिंग। मतलब हर चीज को इंक्लूड कर दिया। इसमें आप कोई जार है वो भी आ जाएगा, फ्लास्क है वो भी आ जाएगा, और अदर सिमिलर रिसेप्टेबल फॉर द पर्पस ऑफ सेल, मतलब कोई भी चीज में आप दारू को बेचो वो बॉटल की डेफिनेशन में आ जाएगी। और अगर एक बॉटल, रीबॉटलिंग का मतलब होता है जैसे वो कबाड़ियों वालों के पास नहीं होती है कि वहां पे जो दारू की बॉटल्स पड़ी रहती है तो उसमें भी आप दारू को बेच रहे हो या ले जा रहे हो तो वो भी बॉटल की डेफिनेशन में आ जाएगा। हेंस आपको ये बॉटल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 2 का क्लॉज 3 चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी के बारे में बताता है। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट बोलती है, इस एक्ट में चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी है वो। सेक्शन 2 का क्लॉज 4 कॉमन ड्रिंकिंग हाउस के बारे में बताता है। ये सारे डेफिनेशंस में डायरेक्ट डेफिनेशन का नंबर पूछ सकता है, अमेंडमेंट की डेट पूछ सकता है, जनरली कॉन्सेप्ट नहीं पूछ सकता। तो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसी कोई भी प्लेस जहां पे लोगों को बैठा के दारू पीना के लिए अलाउ कर दिया गया है और उसके बदले में कुछ लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं या आप कोई पर्टिकुलर चार्ज पे कर रहे हो, तो उस जगह को कॉमन ड्रिंकिंग हाउस बोलते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में एक बार डेफिनेशन को भी रीड कर लेते हैं, मींस अ प्लेस वेयर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इज अलाउड, जहां पे आपने शराब पीना अलाउ कर दिया है, किसके लिए? तो प्रॉफिट कमाने के लिए या गेन्स के लिए ऑफ पर्सन। अब वो प्रॉफिट कौन कमा रहा है? तो वो पर्सन जो उस प्लेस को ओन कर रहा है या उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, वो उस प्लेस को यूज कर रहा है या उस प्लेस को वो मैनेज कर रहा है, और वो बंदा प्रॉफिट और गेन के लिए आपको वहां बैठ के लिकर पीने अलाउ कर रहा है, तो उस प्लेस को हम कॉमन ड्रिंकिंग हाउस बोल सकते हैं। वेदर बाय वे ऑफ चार्ज, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए कि आपको वहां पे बैठ के दारू पीने दिया जा रहा है, उसके बदले में वो चार्ज ले रहा है फॉर यूज ऑफ द प्लेस, और ड्रिंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, या वो जो ड्रिंकिंग फैसिलिटी को आपको प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले जो चार्ज ले रहा है, या अदरवाइज हाउस एवर इस तरीके का कोई और ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो सारी चीजें कॉमन ड्रिंकिंग हाउस की डेफिनेशन में आ जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 2 का क्लॉज 4 क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 5 हमें डी नेचर के बारे में बता रहा है। कोई भी चीज को डी नेचर कर दिया, इसका मतलब होता है अनफिट कर दिया फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बाकी इस डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 2 के क्लॉज 5 में डी नेचर डिफाइंड है, इस बात को याद रखना। सेक्शन 2 का 1 का ए और सेक्शन 2 के क्लॉज के 5 में क्या दिया गया है ये बताना है आपको, और डी नेचर्ड का मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। टेक योर टाइम। ओके, सो सेक्शन नंबर 2(1)(a) में बताया गया है बियर की डेफिनेशन, और 2 के 5 में डी नेचर्ड की डेफिनेशन बताई गई है। और डी नेचर का मतलब क्या होता है? अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आई होप ये पूरे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे।
सेक्शन 2 का जो क्लॉज 6 है वो एक्साइजेबल आर्टिकल के बारे में बताता है। ये इस एक्ट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक है, तो इसे ध्यान से समझना। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में 4 चीजें को कवर किया गया है। नंबर 1, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नंबर 2, एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कहां पे डिफाइन है, तो सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में। ओके, और ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ, जो कि सेक्शन 2 जो है एनडीपीएस एक्ट का, उसके क्लॉज 15 में जो ओपियम बताया गया है वो, और सेक्शन 2 के जो क्लॉज 18 में पॉपी स्ट्रॉ बताया गया है वो भी एक्साइजेबल आर्टिकल के डेफिनेशन में आ जाएगा। एक्साइजेबल आर्टिकल का ये जो पहला वाला पॉइंट है, ए, एनी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये अगर आप इसे लिंक करेंगे आर्टिकल 366(12)A से, ये पर्टिकुलर आर्टिकल में जीएसटी की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल से अगर आप इसे लिंक करेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो एक्साइज है, मतलब जो दारू से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, और इसे जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है, क्योंकि जब आप आर्टिकल 366(12)A पढ़ते हैं वहां पे जीएसटी की डेफिनेशन है, वहां पे बताया गया है कि क्या क्या चीज आती है, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हेंस एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट हो गया। ओके, और फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हम सेक्शन 2 के 12 में आगे देखने ही वाले हैं, वो भी चीज एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन में आएगा। प्लस ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम सेक्शन 2 एनडीपीएस के 15th वाले पॉइंट पे दिया गया है, 15th क्लॉज पे दिया गया है, और पॉपी स्ट्रॉ जो है वो सेक्शन 2 के 18th क्लॉज में दिया गया है एनडीपीएस एक्ट के। आई होप सेक्शन 2 का क्लॉज 6 एक्साइजेबल आर्टिकल आपका क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 2 का जो क्लॉज 6A है वो एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को बताता है। बहुत ही ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट्स को। ड्यूटी का मतलब मानो आप एक टैक्स जो कि आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, और ड्यूटी गुड्स पे लगती है, जैसे कि टैक्स जो है वो इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स है तो इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट है तो जीएसटी, वो सप्लाई पे लगता है जीएसटी, इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पे लगता है। सेक्शन 2 का क्लॉज 6A एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में बताता है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा अटेंशन के साथ समझना। एक्साइज ड्यूटी, ये जो ड्यूटी होता है वो भी एक प्रकार का टैक्स होता है, टाइप ऑफ टैक्स, जो कि आप गवर्नमेंट को पे करते हो जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो। आसानी से समझने के लिए, अगर आप दारू को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी पे करते हो। ओके, अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी का कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है। बहुत सारी क्लासेस में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाया ही नहीं जाता, यहां पे आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं समझा पाऊंगा। फिर आप लोगों से पूछना कि क्या उन्हें काउंटर वेलिंग ड्यूटी का कॉन्सेप्ट समझता है। ओके, काउंटर वेलिंग ड्यूटी का एग्जांपल लेते हैं हम इंडिया और चाइना से। मान लेते हैं लाइट्स को दोनों ही कंट्री बना रही है। इंडिया में लाइट्स को बनाने में 100 रुपए लगता है, और चाइना में भी मान लेते हैं लाइट्स को बनाने में 100 रुपए लगता है। इंडिया की गवर्नमेंट 30 रुपए का टैक्स लगाती है लाइट्स पर, और चाइना की गवर्नमेंट 10 रुपए का टैक्स लगाती है लाइट पर। इंडिया के मैन्युफैक्चरर उस पर 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ते हैं और 150 रुपए में उस पर्टिकुलर लाइट्स को सेल कर देते हैं, और चाइना के भी मैन्युफैक्चरर 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ते हैं, लेकिन वो 130 रुपए में लाइट्स को बेच देते हैं। और कीमत के कम होने के कारण इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा लाइट को चाइना से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम आ गई कि कैसे इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें बचाया जाए। तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या करेगी, 20 रुपए की काउंटर वेलिंग ड्यूटी चाइना से आए हुए गुड्स पर इंपोज कर देगी, जिससे चाइना की गुड्स भी है 150 रुपए की कीमत पे हो जाए और हमारे यहां इक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाए। इसी एग्जांपल को लेते हैं हम छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में। लाइट्स को हम लिकर से रिप्लेस करते हैं, इंडिया को हम छत्तीसगढ़ से रिप्लेस करते हैं, चाइना को हम महाराष्ट्र से रिप्लेस करते हैं। महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि वो हमारा नेबरिंग स्टेट है। ओके, छत्तीसगढ़ में लिकर बनाने का खर्चा आ रहा है 100 रुपए,
30 रुपए उस पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है, 20 रुपए का प्रॉफिट और 150 में छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चर दारू को बेच पा रहा है। इसी सेम एग्जांपल में मान लेते हैं कि महाराष्ट्र ने अपने स्टेट में एक्साइज ड्यूटी को कर दिया 30 रुपए से 10 रुपए और 100 रुपए का वहां पे भी कॉस्ट लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और 20 रुपए का प्रॉफिट वहां के भी मैन्युफैक्चर कमा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे कीमत हो गई 130 रुपए, तो अब छत्तीसगढ़ के लोग क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र जाके दारू खरीद के आ रहे हैं और यहाँ के मैन्युफैक्चर को लॉस हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैन्युफैक्चर से क्यों कोई दारू खरीदेगा जब सेम दारू 150 रुपए की दारू महाराष्ट्र में 130 रुपए की मिल रही है। तो लोग जो बॉर्डर के पास वाले हैं वो महाराष्ट्र जाके दारू वहां से खरीद रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को समझ आई, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 20 रुपए का काउंटर वेलिंग ड्यूटी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंपोज कर सकती है कि महाराष्ट्र से कोई भी व्यक्ति जब दारू छत्तीसगढ़ में लेके आएगा तो क्योंकि वहां पे एक्साइज ड्यूटी का रेट कम है, इस वजह से हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोज करते हैं। फिर वहां की कीमत भी क्या हो गई, 150। इस पर्टिकुलर चीज से जो हमारे छत्तीसगढ़ के मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी का समझ आ गया होगा। अब इसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ते। सेक्शन 2 का क्लॉज 6A एक्साइज ड्यूटी के बारे में बताता है और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में बताता है। Means any such excise duty or countervailing duty as the case may be as mentioned in entry number 51 of list 2, और लिस्ट 2 हमें स्टेट लिस्ट के बारे में बताता है। आर्टिकल 246 में कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है सेक्शन 2(6)A वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 7 एक्साइज ऑफिसर के बारे में बताता है। तो एक्साइज ऑफिसर मतलब कलेक्टर और एनी अदर ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विथ पावर्स अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 के तहत किसी भी अन्य ऑफिसर को जो पावर दे दी गई सेक्शन 7 की, तो वो इस पर्टिकुलर केस में एक्साइज ऑफिसर की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगा। और जनरली अगर एमसीक्यू में आता है कलेक्टर, तो आप कलेक्टर टिक करेंगे। आई होप ये दोनों ही सेक्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, सेक्शन 2 का जो क्लॉज 8 है वो एक्साइज रेवेन्यू के बारे में बात करता है। एक्साइज रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू डिराइव्ड या डिराइवेबल फ्रॉम एनी ड्यूटी, फीस, टैक्स, पेनल्टी या पेमेंट अदर देन फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। मान लेते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन आता है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है कि क्या एक्साइज रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं है, और वहां अगर आपको ऑप्शन आता है कि ऐसा फाइन जो कोर्ट ने इंपोज किया है तो वो एक्साइज के रेवेन्यू में नहीं आएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और कॉन्फिस्केशन imposed or ordered or agreed under the provision of this act or any other law for time being enforced relating to liquor or intoxicating drug। आई होप ये सेक्शन 2 का क्लॉज 8 आपका क्लियर होगा। ये सारे सेक्शंस में आपको सेक्शंस के नंबर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस जो क्वेश्चन पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूं। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस राइट होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। ओके, सेक्शन 2 का क्लॉज 9 बताता है एक्सपोर्ट के बारे में। इसे हम लिंक करेंगे 2 के 11th क्लॉज के साथ जो इंपोर्ट के बारे में बात करता है, और 2 के 19th क्लॉज के साथ जो ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ये तीनों चीजों को लिंक करके याद रखना है। 2 के 9 में एक्सपोर्ट के बारे में बात की गई है, 2 के 11 में इंपोर्ट के बारे में और 2 के 19 में ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये तीनों को एक साथ समझते हैं। एक्सपोर्ट मतलब छत्तीसगढ़ से अगर गुड्स महाराष्ट्र जा रहा है या छत्तीसगढ़ से गुड्स बाहर जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट मतलब महाराष्ट्र से गुड्स छत्तीसगढ़ में आ रहा है या अदर स्टेट से गुड छत्तीसगढ़ में आ रहा है तो वो इंपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट मतलब गुड्स छत्तीसगढ़ के जो बाउंड्रीज है उसके अंडर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल राजनांदगांव से गुड्स जो है वो रायपुर जा रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन के अंडर आएगा। और मैं वो जो महाराष्ट्र का एग्जांपल ले रहा था, सिर्फ महाराष्ट्र का नाम मैंने स्टेट के एग्जांपल के लिए लिया था सो दैट आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्लियर हो जाए। ओके,
लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेक्शन 2 के जो 9A वाले पॉइंट है वहां पे होटल की डेफिनेशन है। होटल मींस बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेयर इन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वहां पे प्रोवाइड होना चाहिए फॉर बिजनेस पर्पस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिजनेस पर्पस। अगर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है लेकिन बिजनेस पर्पस नहीं है तो उस केस में वो होटल की डेफिनेशन में वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कवर नहीं होगा। आई होप आपको सेक्शन 2(9)(a) क्लियर हो गया होगा। और इसमें दोनों बातें जो याद रखने वाली वो है कि होटल का मतलब कोई भी बिल्डिंग या उसकी पार्ट जिसे रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए यूज किया जा रहा है और बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है और जिसके बदले में मॉनेटरी कंसिडरेशन पे किया जा रहा है। ओके, सेक्शन 2 का 10 ओमिटेड है और सेक्शन 2 का 11th क्लॉज इंपोर्ट के बारे में बताता है। means to bring in the state otherwise than across a custom frontier as defined by the central government। मतलब आपको जो सेंट्रल वाला इंपोर्ट है उसे यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। जैसे कि हम चाइना से गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करते वो कस्टम्स एक्ट 1962 की डेफिनेशन में वहां जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इंपोर्ट का मतलब होगा जैसे अदर स्टेट से छत्तीसगढ़ स्टेट में गुड्स का इंपोर्ट कराना। सेक्शन 2 का क्लॉज 11A इंटॉक्सिकेंट के बारे में बात करता है। इंटॉक्सिकेंट का मतलब होता है एनी लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। और लिकर कहां पे डिफाइंड है तो 2 के 13th नंबर के क्लॉज में लिकर डिफाइंड है और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो है वो 2 के 12th पॉइंट पे डिफाइंड है। ये जो तीनों ही डेफिनेशन है इंटॉक्सिकेंट की, लिकर की और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की, ये सारी डेफिनेशंस को आपको क्लॉज बाय क्लॉज याद रखना है सो दैट जब भी कोई वर्ड एक्ट में कोई सेक्शन में यूज करे तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भले ही वर्ड इंटॉक्सिकेंट यूज हो रहा है लेकिन उसका मतलब होता है लिकर एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। सेक्शन 2 का क्लॉज 12 हमें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के बारे में बताता है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का मतलब होता है लीव्स मतलब पत्ते, स्मॉल स्टॉक्स, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ द इंडियन हेम्प प्लांट कैनबिस सटाइवा इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स नोन एज भांग, सिंधी और गांजा। अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख पा रहे हैं तो इससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है गांजा, भांग, चरस, सिंधी, ये सब चीजें। ओके, तो जो पत्ती से बनता है ना हेम्प प्लांट की वो बनता है आपका भांग। ओके, उसके बाद जो फ्रूट्स या फ्लावर आप जिसको बोलो जो फ्लावर से बनता है इस हेम्प प्लांट की पत्ती से जो पदार्थ बनेगा उसे हम भांग बोलेंगे। इसी हेम्प प्लांट में जो फूल आते हैं और जो फ्लावर्स आते हैं उससे जो आउटपुट निकलता है वो आपका बन जाएगा गांजा। और जब इस पर्टिकुलर जो फ्लावर है उसे घिस घिस के बहुत पाउडर फॉर्म में कर देते हैं और जो उसके बाद उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है चरस जो सबसे ज्यादा नशीला होता है। तो भांग, गांजा, चरस, सिंधी ये सब चीजें को कवर करते हैं हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन में। आई होप ये पर्टिकुलर क्लॉज का आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एनी मिक्सचर विथ और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल ऑफ एनी ऑफ द अबव फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फ्रॉम। अब इसी चीज में आपने कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया और कोई दूसरी नशीली पदार्थ के साथ इसे मिला के कोई नई चीज बना ली तो वो सारी चीजें भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन में आ जाएगी, ऐसा क्लॉज 3 बोलता है। क्लॉज 4 बोलता है कि एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस which the state government may by notification declare to be intoxicating drug not being narcotic drug। अब यहां पे आपको दोनों ही चीजों में डिफरेंशिएट करना है, एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में और दूसरा नार्कोटिक ड्रग में। नार्कोटिक ड्रग जो एनडीपीएस में डिफाइंड है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग से है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हम उस पे एक्साइज एक्ट लगेगा, नार्कोटिक ड्रग्स पर एक्साइज एक्ट नहीं लगेगा, एनडीपीएस एक्ट लगेगा। आई होप आपको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन क्लियर हो गई। मैं एक बार फास्टली इसको रिवाइज करा देता हूं। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब होता है भांग, गांजा, सिंधी से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएगी, प्लस इन्हीं सारी चीजों में जब आप कोई मिक्सचर वगैरह करके कोई नई चीज बनाते हो नशीली पदार्थ
वो भी आ जाएगा, प्लस वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में नार्कोटिक ड्रग्स शामिल नहीं होना चाहिए जो कि एनडीपीएस में डिफाइन है। बस इतनी सारी बातें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का सेक्शन 2 क्लॉज 2 सेक्शन 2 का क्लॉज 12 बताता है। आई होप ये वाला सेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर अ नार्कोटिक ड्रग कैन आल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। टेक योर टाइम। ओके, द आंसर इज नो। एक नार्कोटिक ड्रग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के डेफिनेशन में नहीं आएगा। हमने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग सेक्शन 2 के 12 में जो नीचे साइड देखा था कि एनडीपीएस एक्ट लगता है नार्कोटिक ड्रग पे, ना ही कि एक्साइज एक्ट। ओके, सेक्शन 2 का क्लॉज 13 हमें लिकर की डेफिनेशन के बारे में बताता है। लिकर मींस इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। ओके, यहां पे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग वर्ड यूज नहीं किया गया है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड। अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन बताई गई है कि क्या क्या चीजें लिकर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। तो वाइन, स्प्रिट, वाइन, टारी, बियर, ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग एल्कोहल। जितनी भी लिक्विड वाली चीजें हैं जिसमें एल्कोहल होता है वो लिकर की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दी गई है। एंड एनी सब्सटेंस विच द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी लिकर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या भांग जो है वो लिकर की डेफिनेशन के अंडर आएगा? सो टेक योर टाइम। नो, द आंसर इज नो, बिकॉज भांग जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। हाँ सर, लेकिन अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ने अगर भांग वो पीने वाली भांग समझा होगा तो वो लिकर की डेफिनेशन में आ सकती है। ओके, सेक्शन 2 के क्लॉज 13 के ए में बताया गया है लिकर वेंट्स के बारे में। लिकर वेंट का मतलब होता है कोई भी रिटेल शॉप that are licensed to sell liquor and shall not include hotels or common drinking house। जो हमने कॉमन ड्रिंकिंग हाउस की डेफिनेशन देखी थी वो इसमें नहीं आएगी और होटल्स नहीं आएगा। रिटेल शॉप आएगी जिसे लाइसेंस दिया गया है कि वो लिकर को बेच सकता है, उसे लिकर वेंट कहेंगे। आई होप सेक्शन 2 का क्लॉज 13 और 13A आपका क्लियर हो गया होगा। साथ समझना, एक्साइज ड्यूटी, ये जो ड्यूटी होती टाइप ऑफ टैक्स जो कि आप गवर्नमेंट को पे करते हो जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो। आसानी से समझने के लिए, अगर आप दारू को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी पे करते हो। ओके, अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी का कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है। बहुत सारी क्लासेस में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाया ही नहीं जाता, यहां पे आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं समझा पाऊंगा। फिर आप लोगों से पूछना कि क्या उन्हें काउंटर वेलिंग ड्यूटी का कॉन्सेप्ट समझता है। ओके, काउंटर वेलिंग ड्यूटी का एग्जांपल लेते हैं हम इंडिया और चाइना से। मान लेते हैं लाइट्स को दोनों ही कंट्री बना रही है। इंडिया में लाइट्स को बनाने में 100 रुपए लगता है और चाइना में भी मान लेते हैं लाइट्स को बनाने में 100 रुपए लगता है। इंडिया की गवर्नमेंट 30 रुपए का टैक्स लगाती है लाइट्स पर और चाइना की गवर्नमेंट 10 रुपए का टैक्स लगाती है लाइट पर। इंडिया के मैन्युफैक्चरर उस पर 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ते हैं और 150 रुपए में उस पर्टिकुलर लाइट्स को सेल कर देते हैं और चाइना के भी मैन्युफैक्चरर 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ते हैं, लेकिन वो 130 रुपए में लाइट्स को बेच देते हैं। और कीमत के कम होने के कारण इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा लाइट को चाइना से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम आ गई कि कैसे इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें बचाया जाए। तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या करेगी, 20 रुपए की काउंटर वेलिंग ड्यूटी चाइना से आए हुए गुड्स पर इंपोज कर देगी, जिससे चाइना की गुड्स भी है 150 रुपए की कीमत पे हो जाए और हमारे यहां इक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाए। इसी एग्जांपल को लेते हैं हम छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में। लाइट्स को हम लिकर से रिप्लेस करते हैं, इंडिया को हम छत्तीसगढ़ से रिप्लेस करते हैं, चाइना को हम महाराष्ट्र से रिप्लेस करते हैं। महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि वो हमारा नेबरिंग स्टेट है। ओके, छत्तीसगढ़ में लिकर बनाने का खर्चा आ रहा है 100 रुपए,
30 रुपए उस पर एक्साइज ड्यूटी लग रही है, 20 रुपए का प्रॉफिट और 150 में छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चर दारू को बेच पा रहा है। इसी सेम एग्जांपल में मान लेते हैं कि महाराष्ट्र ने अपने स्टेट में एक्साइज ड्यूटी को कर दिया 30 रुपए से 10 रुपए और 100 रुपए का वहां पे भी कॉस्ट लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और 20 रुपए का प्रॉफिट वहां के भी मैन्युफैक्चर कमा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे कीमत हो गई 130 रुपए, तो अब छत्तीसगढ़ के लोग क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र जाके दारू खरीद के आ रहे हैं और यहाँ के मैन्युफैक्चरर को लॉस हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैन्युफैक्चरर से क्यों कोई दारू खरीदेगा जब सेम दारू 150 रुपए की दारू महाराष्ट्र में 130 रुपए की मिल रही है। तो लोग जो बॉर्डर के पास वाले हैं वो महाराष्ट्र जाके दारू वहां से खरीद रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को समझ आई, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 20 रुपए का काउंटर वेलिंग ड्यूटी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंपोज कर सकती है कि महाराष्ट्र से कोई भी व्यक्ति जब दारू छत्तीसगढ़ में लेके आएगा तो क्योंकि वहां पे एक्साइज ड्यूटी का रेट कम है, इस वजह से हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोज करते हैं। फिर वहां की कीमत भी क्या हो गई, 150। इस पर्टिकुलर चीज से जो हमारे छत्तीसगढ़ के मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी का समझ आ गया होगा। अब इसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। सेक्शन 2 का क्लॉज 6A एक्साइज ड्यूटी के बारे में बताता है और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में बताता है। Means any such excise duty or countervailing duty as the case may be as mentioned in entry number 51 of list 2, और लिस्ट 2 हमें स्टेट लिस्ट के बारे में बताता है। आर्टिकल 246 में कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है सेक्शन 2(6)A वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 7 एक्साइज ऑफिसर के बारे में बताता है। तो एक्साइज ऑफिसर मतलब कलेक्टर और एनी अदर ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विथ पावर्स अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 के तहत किसी भी अन्य ऑफिसर को जो पावर दे दी गई सेक्शन 7 की, तो वो इस पर्टिकुलर केस में एक्साइज ऑफिसर की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगा। और जनरली अगर एमसीक्यू में आता है कलेक्टर, तो आप कलेक्टर टिक करेंगे। आई होप ये दोनों ही सेक्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 1 हमें बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 इसका शॉर्ट टाइटल है। कमेंसमेंट 1 जनवरी 1959 से ये एक्ट कमेंस हुआ था और ये एक्ट नंबर 2 है ऑफ 1950। सेक्शन 2 का क्लॉज 1 हमें एजेंसी की डेफिनेशन के बारे में बताता है। एजेंसी का मतलब होता है एक ऐसी फर्म जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 या तो सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वो एजेंसी की डेफिनेशन में आ जाएगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 1A हमें बियर के बारे में बताता है। बियर का मतलब होता है ASP, एल, स्टाउट या पॉटर या हर एक प्रकार की फर्मेंटेड लिकर जो कि माल्ट से बनाई जाती है। सेक्शन 2 का क्लॉज 2 हमें बॉटल के बारे में बताता है। बॉटल मतलब हर एक वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप दारू को बेच सकते हो, चाहे वो जार हो, फ्लास्क हो, सारी चीजों को बॉटल की इंक्लूसिव डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया था। और बॉटल इंक्लूड्स रीबॉटलिंग। सेक्शन 2 का क्लॉज 3 चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी के बारे में बात करता है। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी मतलब ऐसी अथॉरिटी जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी कह दिया। सेक्शन 2 का क्लॉज 4 कॉमन ड्रिंकिंग हाउस के बारे में बात करता है। एक ऐसी जगह जहां पर आपको बैठ के दारू पीना अलाउ कर दिया गया है और उस पर्टिकुलर सर्विस के बदले आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो वो कॉमन ड्रिंकिंग हाउस हो जाएगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 5 इस पर्टिकुलर सेक्शन को इंपॉर्टेंट है याद रखना। डी नेचर, डी नेचर मतलब आपने अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कर दिया, एक दारू को आपने डी नेचर्ड कर दिया। इसका मतलब होता है कि आपने उस पर्टिकुलर लिकर को अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कर दिया। सेक्शन 2 का क्लॉज 6
हमें एक्साइजेबल आर्टिकल के बारे में बात करता है। एक्साइजेबल आर्टिकल में टोटल 4 चीजें आती है। सबसे पहले हमने देखा था एनी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसके बाद एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, और उसके बाद ओपियम या पॉपी स्ट्रॉ, जो कि सेक्शन 2 एनडीपीएस में डिफाइन है। तो ये सारी चीजें एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन में आ जाएगी। इसके बाद सेक्शन 2 का क्लॉज 6A एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में बताता है। एक्साइज ड्यूटी मतलब शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 के जो एंट्री नंबर 51 में बताया गया है, वो सारी चीजें आपकी एक्साइज ड्यूटी के अंदर आ जाएगी। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी CVD को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। सेक्शन 2 का क्लॉज 7 हमें एक्साइज ऑफिसर के बारे में बात करता है। एक्साइज ऑफिसर का मतलब होता है कलेक्टर या कोई और ऑफिसर जिसे सेक्शन 7 की पावर्स दी गई है। सेक्शन 2 का क्लॉज 8 एक्साइज रेवेन्यू के बारे में बात करता है। एक्साइज रेवेन्यू में कोई भी प्रकार की फीस, पेमेंट, ड्यूटी जिससे एक्साइज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आ रहा है तो वो एक्साइज रेवेन्यू होगा। लेकिन इसमें फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ये पर्टिकुलर चीज नहीं आती, और यही इस पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन पॉइंट है। सेक्शन 2 का क्लॉज 9 एक्सपोर्ट के बारे में बात करता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन को हमें सेक्शन 2 का क्लॉज 11 और सेक्शन 2 का क्लॉज 19 के साथ लिंक करना है। सेक्शन 2 का क्लॉज 11 इंपोर्ट के बारे में बात करता है और 2 का जो 19 है वो ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता है। अगर छत्तीसगढ़ स्टेट से अदर स्टेट में लिकर जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट होगा। अगर अदर स्टेट से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट में आ रहा है तो वो इंपोर्ट होगा। और छत्तीसगढ़ स्टेट में ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहा है कुछ सामान, लिकर वगैरह, तो वो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 9A हमें होटल के बारे में बताता है। होटल का मतलब होता है बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग का पार्ट जिसे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया जा रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए दिया जा रहा है और जिसके बदले में मॉनेटरी कंसीडरेशन भी लिया जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर डेफिनेशन होटल की डेफिनेशन हो जाएगी। सेक्शन 2 का क्लॉज 10 ओमिटेड है। सेक्शन 2 का क्लॉज 11 हमें इंपोर्ट के बारे में बताता है। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को हमने सेक्शन 2 के क्लॉज 9 एक्सपोर्ट, 11 इंपोर्ट और 19 ट्रांसपोर्ट, ये तीनों डेफिनेशंस हम कवर कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 2 का 11A इंटॉक्सिकेंट के बारे में बताता है। इंटॉक्सिकेंट मतलब लिकर प्लस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। लिकर जो है वो सेक्शन 2 के क्लॉज 13 में डिफाइन है और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में डिफाइन है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में इंडियन हेम्प प्लांट जो होता है, कैनबिस सटाइवा, गांजे का जो पेड़ होता है बेसिकली, उसमें जो उसकी लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, वो सारी चीजें आ जाएगी। ये सारी चीजों से मिलकर अगर कोई मिक्सचर है तो वो भी आ जाएगा। प्लस अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई नोटिफाई करता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन में आएगा तो वो पर्टिकुलर चीज भी इस डेफिनेशन में आ जाएगी। लेकिन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में नार्कोटिक ड्रग शामिल नहीं होता। सेक्शन 2 का क्लॉज 13 हमें लिकर के बारे में बताता है। लिकर का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जिसमें आपका वाइन, तारी, बियर, ये सारी चीजें लिकर की डेफिनेशन में आ जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा वाइड और इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसमें क्या क्या चीजें लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो सारी चीजें लिकर में डाल दिया गया है। और लिकर वेंड का मतलब होता है रिटेल शॉप्स जिसे लाइसेंस दिया गया है लिकर को सेल करने का। लेकिन इसमें कॉमन ड्रिंकिंग हाउस जो सेक्शन 2 के क्लॉज 4 में हमने कॉमन ड्रिंकिंग हाउस पढ़ा था वो लिकर वेंड की डेफिनेशन में नहीं आता। सेक्शन 2 का क्लॉज 14 हमें मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन के बारे में बताता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल प्रोसेस हो, जिससे आप इंटॉक्सिकेंट को प्रिपेयर कर रहे हो, रीडिस्टलाइजेशन कर रहे हो, और ये बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे आप उसकी कलर कर रहे हो या ब्लेंडिंग कर रहे हो या कोई भी तरीके से आप दारू को प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आ जाएगा।
सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 15 प्लेस के बारे में बताता है। प्लेस मतलब कोई भी बिल्डिंग है, बूथ है, टेंट है, ये सारी चीजें इंक्लूसिव डेफिनेशन है और बहुत सारी चीजें है, वो प्लेस की डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 16 हमें सेल के बारे में बताता है। सेल में हर एक चीज आ जाएगी जिससे आप कंसिडरेशन से सेल कर रहे हो, लेकिन इसमें गिफ्ट नहीं आता। सेक्शन 2 का क्लॉज 16A सेल ऑफ लिकर के बारे में बताता है। सेल ऑफ लिकर का मतलब होगा जब लिकर वेंड कंसिडरेशन के लिए परचेसर को लिकर सेल कर रहा है एट अ प्रीमाइस अदर देन लिकर वेंड, मतलब लिकर वेंड की प्रीमाइसेस में नहीं दे रहा है वो। लिकर वेंड की डेफिनेशन में हमने देखा था कि वो एक रिटेल शॉप होती है जिसमें कॉमन ड्रिंकिंग हाउस नहीं होता है। इस वजह से जो कॉमन ड्रिंकिंग हाउस था उसे इसके डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया था, क्योंकि कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में वहां पे बैठा के लोगों को दारू पिलाया जाता था, लेकिन लिकर वेंड में पैसे देके नॉर्मली आप दारू दे देते हैं, वो व्यक्ति दारू कहीं और जाके पीता है, तो वो हो जाएगा आपका सेल ऑफ लिकर। सेक्शन 2 का क्लॉज 17 स्प्रिट के बारे में बताता है। स्प्रिट का मतलब होता है कोई भी तरीके से, मतलब डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से जब आप लिकर तैयार करते हो, चाहे वो डीनेचर्ड है या नहीं है, वो पर्टिकुलर लिकर जो हो जाएगी वो स्प्रिट की डेफिनेशन में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 18 जो है वो सप्लाई ऑफ लिकर के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज 17A जो है वो सप्लाई ऑफ लिकर की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। सप्लाई ऑफ लिकर का मतलब होता है जब होटल या कॉमन ड्रिंकिंग हाउस जिसके पास लाइसेंस है वो प्रीमाइसेस में बैठा के दारू पिलाते हैं और उसके बदले में कंसिडरेशन लेते हैं, तो वो सप्लाई ऑफ लिकर की डेफिनेशन में आ जाएगा। और अब आप इस वीडियो के लगभग लास्ट पार्ट तक आ चुके हो, और अगर आप भी छत्तीसगढ़ जुडिशरी की जो प्रिपरेशन जर्नी है वो मेरे साथ करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स परचेस कर सकते हो। ये इंडिविजुअल कोर्सेज की प्राइसिंग है और ये एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप इंडिविजुअली मेरा कोर्स लेते हो तो बहुत ही कम प्राइस पर उसे भी रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ का जो जनरल नॉलेज है वो सिर्फ 2999 पर अवेलेबल है, 5 लोकल लॉ सिर्फ 2999 पर अवेलेबल है, और अपडेटेड टेस्ट सीरीज जो है 1499 पर अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा भी एक और एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इंडिपेंडेंस डे आप उसे ऑफर मान सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो 10th अगस्त से लेकर 20th अगस्त मतलब 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ये तीनों ही कोर्सेज को परचेस करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये तीनों कोर्सेज उन्हें 4999 के एक्सक्लूसिव प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा। प्लस एप्लीकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक और डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। उस डिटेल्ड वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि हर एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसे मैं किस तरीके से डील करने वाला हूं और क्या ये कोर्स होने वाला है। प्लस ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए ये कोर्स सुपर बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मेरे साइड से जो भी मटेरियल और बैकग्राउंड में मैं जो भी चीजें यूज करूंगा वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा और एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कराया जाएगा। सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर 18 में बताया गया है टारी की डेफिनेशन। ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन के साथ इस पॉइंट को याद रखना है। टारी का मतलब होता है फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड जूस जो कि पाम ट्री से निकाला गया है। सेक्शन नंबर 2 के 19 में ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेक्शन नंबर 3 ओमिटेड है। सेक्शन नंबर 4 बताता है कि क्या कंट्री लिकर होगा और क्या फॉरेन लिकर होगा, और इस पर्टिकुलर चीज को बताएगी स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 5 हमें बताता है कि क्या होलसेल होगा या क्या रिटेल होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के पूरे स्टेट के लिए या कोई पर्टिकुलर पोर्शन के लिए ये बताएगा कि कौन सी कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो रिटेल के डेफिनेशन में आएगी या कितनी क्वांटिटी होलसेल के डेफिनेशन में आएगी। सेक्शन नंबर 6 बताता है सेविंग ऑफ एनेक्टमेंट के बारे में। सी कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट और कंटोनमेंट एक्ट जो है उस पर्टिकुलर ये तीनों एक्ट पर, इस एक्ट मतलब एक्साइज एक्ट की कोई भी प्रोविजन ओवरराइड नहीं करेंगे। ये जो तीनों एक्ट में लिखा गया है वो प्रिवेल करेगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में अब हम सेक्शन नंबर 7 से लेकर सेक्शन नंबर 12 को देखने वाले हैं।